द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ साउथ अफ्रीका से शरीके गुफ्तगू हैं नसीम चौधरी साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक बिजनेसमैन हैं और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और उनके वालिदैन का ताल्लुक हरियाणा से था। नसीम साहब, आप अभी इंडिया गए थे एक हफ्ते के ट्रिप पे जी। और कारपेट एक्सपो थी बनारस में, तो क्या देखा आपने वहां पे और उसके बाद कहाँ गए आप? सबसे पहले तो मैं आपको गुड मॉर्निंग कहूंगा। मैं यहाँ केप टाउन आया हुआ हूँ एक शॉर्ट ट्रिप पे, बिजनेस पे। मैं कोई तकरीबन 4.5 साल के बाद इंडिया गया, क्योंकि कोविड वगैरह की वजह से जा नहीं सका। तो ये एक एक्सपो थी बनारस में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और 2 वे टिकट के साथ होटल स्टे भी दिया था। तो वो मैं देखने गया था और मैं इतना मतलब ये कि इम्प्रेस हुआ उसके फंक्शन से भी, और जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ, जो उनकी डेवलपमेंट है उससे, और ख़ास तौर पे जो उनकी अब पॉलिसी है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, उसमें यह है कि वन प्रोडक्ट वन सिटी, मतलब एक शहर का एक प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करना। तो इसी तरीके से बनारस के करीब एक छोटा सा कस्बा है, अब वो शहर बनने की तरफ जा रहा है, जो कि स्पेशलाइज करता है कारपेट्स प्रोडक्ट्स में, हैंडमेड कारपेट प्रोडक्ट्स में। रग्स भी आ जाते हैं, वुलन कारपेट्स भी आ जाते हैं, निटेड भी आ जाते हैं, वोवन की तरफ भी वो जा रहे हैं। तो ये वो मैं देखने गया था। इट वाज ए 4 days एक्सपो, और मैं वहीं 2 रोज ठहरा, और हमें ठहराया गया बनारस में। और जो शो था वो था बधोई, एक जगह है बधोई, कारपेट का उनका सेंट्रल प्लेस है, जहां तकरीबन ऑलमोस्ट प्लस माइनस 400 एक्सपोर्टर्स हैं कारपेट के। वैसे तो और छोटे छोटे लोकेशंस भी हैं, आगरा भी है और कुछ राजस्थान में भी कुछ है ऐसे लोकेशन जहां कारपेट्स का होता है, लेकिन सेंट्रलाइज्ड ये है। लेकिन जो चीज मैंने देखी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बधोई जो है वो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है बनारस से। तो हमें बनारस में ठहराया गया था, तो वहां से डेली शटलिंग करते थे हम लोग, शटल के जरिए। तो वहां रास्ते में जो हमने देखा गांव वगैरह में, कि हजारों लड़के लड़कियां कॉलेज और स्कूल की, वो साइकिलों पे आ जा रहे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, नॉर्मल बिल्कुल। और इसमें मैंने किसी किस्म का कोई अनयूजुअल चीज नहीं देखी। एक जैसे नॉर्मल लाइफ है, आप अपने स्कूल जा रहे हैं अपनी साइकिल पे, कहीं 2 लड़कियां एक साइकिल पे बैठी, एंड दे वर गोइंग ऑन, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। द विलेज ऑल्सो एक्सेप्टेड एंड दैट वाज नॉर्मल, जो कि विच इज टोटली अनहर्ड इन पाकिस्तान। तो ये मेरे लिए एक वो था कि काश कि वहां भी ऐसा ही हो माहौल पाकिस्तान में। एक जमाने में था, सन 70 तक मैंने देखा है, सन 70 75 76 तक, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी और लाहौर में भी, कि लड़कियां कॉलेज वगैरह में साइकिल पे जाया करती थी। लेकिन लेटर ऑन बिल्कुल अब एक किस्म की ख्वाब ही रह गया है। लोग मतलब अगर आजकल के बच्चों को बताएं तो वो कहेंगे शायद मैं कोई ख्वाब को सुना रहा। जी। अच्छा, तो कारपेट एक्सपो पे आपने ये भी देखा कि मुसलमान उसमें काफी डोमिनेट करते हैं इस फील्ड जी। को, और बनारस की आबादी भी तकरीबन 30% मुस्लिम है। जी। वरना आम इंप्रेशन जो है पाकिस्तान में तो यही होगा कि बनारस इज अ प्योरली हिंदू सिटी। तो उस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए, ये मैं स्पेशली, मेरी 2-3 सिटिंग इसी पर्पस के लिए हुई, क्योंकि मेरे जो सप्लायर थे उसमें ज्यादातर मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमान डोमिनेट करते हैं। तो मैंने बैठ के उससे पूछा कि क्या हालात हैं, क्या है क्या नहीं। यस, थोड़ी सी फीलिंग है, जरूर है। लेकिन जो इस वक्त जो चेंज आया है, जो चेंज महसूस किया है, कि अब मुसलमान जो है अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ राग़िब है। और ये हर, नॉट ओनली इन बनारस, दैट आई आल्सो फेल्ट इन दिल्ली और छोटे छोटे गांव जो थे बहादुरगढ़ वगैरह, यहाँ भी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि दे हैव रियलाइज्ड कि हमारा सर्वाइवल इंडिया में है, हमारा फ्यूचर इंडिया से बंधा हुआ है, और हमारे बच्चों का भी यहाँ पढ़ा हुआ, और उसमें सर्वाइवल का एक ही जरिया है कि बच्चे जो हैं वो तालीम याफ्ता हों, नॉलेज बेस्ड हों,
और वो फिर आगे बढ़े और उनके साथ दूसरों के साथ 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 चले। ये मैंने इस दफा बहुत ज्यादा डिस्कस भी किया और मुझे बताया भी यही किया कि अब ये चेंज आया है। उन्होंने इस चीज को फील किया है कि हमारा रहने का, यहाँ सर्वाइवल का और साथ चलने का यही तरीका है। जी। लेकिन नसीम साहब, ये कितनी एक ट्रेजेडी है कि 75-76 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, जी। उनको अब ख्याल आया है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है ये अच्छी चीज है। मतलब हैरत की बात है ना नहीं कि उसकी हमें जो है ना मुसलमानों को पता नहीं क्यों मॉडर्न एजुकेशन से डर लगता है। उनको लगता है कि बच्चे गुमराह हो जाएंगे, तो ये बस गुमराही के खौफ ने हमें जदीद तालीम से बहुत दूर रखा। इवन उस आप देखिए अकबर अल आबादी जो जी। खुद एक जदीद आदमी थे, अपने बच्चे को उन्होंने यूके तक भेजा, इंग्लैंड भेजा जदीद तालीम के लिए, फिर वो डिप्टी कमिश्नर भी बन गए, लेकिन दिन रात मॉडर्न एजुकेशन का मजाक उड़ाते थे। इकबाल ने भी अपने बच्चों को अब देखिए जदीद तालीम दी, जी। खुद जदीद तालीम हासिल की, लेकिन शायरी में क्या कर रहे हैं, जदीद तालीम के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जी। और यही खौफ है कि यार ये इल्हाद जो है, एथीज्म ना आ जाए जदीद तालीम से। तो ये खौफ मुसलमानों में क्यों है मॉडर्न एजुकेशन का? पता नहीं ये खौफ क्यों है। मे बी इसकी वजह यह है कि हमें जिस किस्म की तरबियत घरों में होती है कि नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, जो आपको बता दिया गया है वो आपको बता दिया गया है। असल चीज यही है ना कि हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग छोटी सी उम्र से ये एक सबक दे दिया गया है कि आपको पूछना नहीं है, दिस इज व्हाट इट इज। और उसकी वजह से जो है हम लोग राइट अटेन अप टू द एज जो भी है, हम लोग उसी उसमें रहते हैं ना। इस क्लास के अंदर भी हम कोई सवाल नहीं करते। बाहर तो सबसे बड़ा ये होता है कि पहला सवाल किया जाता है लेक्चर देने के बाद, व्हाट इज योर ओपिनियन। उससे ओपिनियन लिया जाता है, सवाल नहीं किया जाता, ओपिनियन लिया जाता है। और वो चीज हमारे इसी वजह से हमारे हम मुसलमान जो है उसकी वजह यही है, स्पेशली इन पर्टिकुलर इंडिया, इन जनरल द होल मुस्लिम पॉपुलेशन, यही इसी वजह से उसकी। और उसके फिर वो उससे नहीं करते, वो दुनिया जान के एक्सप्लेनेशन देंगे। अब आज भी मैंने देखा, अभी अभी रिसेंटली महीना पहले एक स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, जमीन जो है वो घूम नहीं रही, जमीन जो है वो फिक्स्ड है। मौलाना ये पढ़ा रहे मदरसे के अंदर। तो आज के दौर में भी अगर ये लेक्चर दिया जाए और वो कोई सवाल ना करे बच्चा, तो आप कहाँ खड़े। तो ये चीज अब देखे इंडिया में जो मुसलमानों को अब जो एहसास हो रहा है गांव गांव में, वो ये एहसास हो रहा है खासतौर पे जो पिछले 20 सालों में जो मिडिल क्लास उनकी हिंदुओं की जो आगे आई है और उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया है, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड। आप देखें बड़े बड़े जो इंटरनेशनल अदारे हैं उसके अंदर जो है इंडियंस इन पर हिंदू जो है वो दे आर सीईओ, दे आर रनिंग द शो। और इवन टाटा ग्रुप जो है, अगर टाटा को आप देख लें, टाटा इज नाउ रन बाय द मैनेजमेंट, नॉट बाय द शेयर होल्डर्स, नॉट बाय द ओनर्स। शायद आपके ये नॉलेज में जरूर होगा कि शेयर मैनेजमेंट चलाती है उसको, और कैसे चला रही है आपने देख लिया। उनका जो इंस्टीट्यूट है वो देख लीजिए आप, उनका स्टील मिल देख लीजिए, उनका ऑटोमोबाइल देख लीजिए, नेशनली और इंटरनेशनली। और जगवार के वो मालिक है, उसके वो मालिक है। और अभी जो रिसेंटली जो इंडिया एयरलाइन जो है, इंडियन एयर इंडिया जो नेशनलाइज डी नेशनलाइज किया उनको या प्राइवेटाइज किया उसको, टाटा हैज टेकन ओवर एंड दे ऑर्डर 500 planes, 300 to America, 200 to France। और उनके यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि इट विल क्रिएट जॉब्स टू आवर कंट्री, और वो बड़े खुश हैं इस चीज पे। और हमारा जो पीआईए है उसकी हालत मुझे कहने की जरूरत नहीं, दैट इज ऑन द सरफेस, हर एक को मालूम है कहाँ खड़ी है वो उस वक्त। जी सर। जी, पीआईए भी नहीं हमसे चल रही सर, पाकिस्तान रेलवे भी नहीं चल रहा, पाकिस्तान स्टील भी नहीं चल रही। और एक हमारे जी। पिछले जो है फॉर्मर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था पता नहीं क्या है, जिस जिस इदारे से पहले पाकिस्तान लगता है वो पता नहीं वो चलता ही नहीं है। उसकी वजह है, उसकी सिंपल वजह है। देखिए 1947 की पाकिस्तान बनने के बाद जिन लोगों ने ये मुल्क चलाया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रोफेशनल्स ने, 20 साल तक ये चलता रहा। पीआईए डोमिनेट करती रही, रेलवे प्रॉफिट थी 82 तक, सब कुछ था। जहां आपने कंप्रोमाइज किया नॉलेज पे, जहां आपने कंप्रोमाइज किया स्किल पे,
जहां आपने कोटा सिस्टम लाया, उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, नॉलेज जो है उसकी रिस्पेक्ट कोई कौम नहीं करेगी तो वो उठ नहीं सकती। आप नॉलेज को एक साइड पे कर देते हैं। ये मेरे जिंदगी में ये पाकिस्तान इज नॉट द फर्स्ट कंट्री साहब, पाकिस्तान इज द थर्ड कंट्री दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, कि जहां इसको स्किल को एक्सपर्टीज को कंप्रोमाइज किया गया कि नहीं, हम कोटे पे लाएंगे। पहला पाकिस्तान, दूसरा जिम्बाब्वे, तीसरा जहां मैं बैठा हुआ हूं। मेरे सामने ये मुल्क कहां से कहां चला गया ये आपको मालूम है। कहां से कहां चला गया आप सोच भी, क्या हुआ जी, ब्लैक एम्पावरमेंट होगी, मैनेजर लेवल के होंगे, इवन छोटी छोटी कंपनीज के अंदर तक उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो उसका नतीजा क्या हुआ, फिर लॉज फिर ऐसे लाए कि दी वर्कर्स वर मोर कंसर्न फॉर देयर राइट्स देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी वजह से यह हुआ कि हर चीज, और यही पाकिस्तान में हुआ, हर चीज और पोलिटिसाइज भी होगी। आप देख लीजिए, यानी कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इवन आपका जो आईसी या क्या कहते हैं उसे सीएसएस है, उसकी क्वालिटी भी डिटोरेट बुरी तरह की गई है। तो ये वजह है इसके पाकिस्तान के गिरने की। उसके और बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं इसके अलावा भी, लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो ये है जी। कि और साउथ सारी एक्सपर्टीज फिर एक्सटर्नलाइज हो गई, मुल्क से चली गई, सब वो चली गई आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी आज भी पोजीशन ये है, जो लड़का अच्छी सी एजुकेशन ले लेता है वो फौरन कंप्यूटर बटन दबाता है कि कहीं मुझे इमिग्रेशन मिल जाए, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, न्यूजीलैंड की या कहीं और की भी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और साउथ अफ्रीका तो खैर बहुत ही एक नेगेटिव एग्जांपल बन गया। नेल्सन मंडेला ने कितनी कोशिश के बाद आजादी ली थी, और उसके बाद जो वहां हाल हुआ है, तो दैट इज वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। उसके यही रीजन है, एग्जैक्टली रीजन यही है कि आपने एक्सपर्टीज के साथ कंप्रोमाइज किया। आप कोटा सिस्टम ऐसे ऐसे लाए कि आपने देखिए ना, जो यहाँ एक्सपर्टीज थी वो वाइट एक्सपर्टीज मेन थी, उसके साथ आपको साथ चलना चाहिए था कुछ अर्से। जैसे ट्रेन में जब आप चढ़ते हैं, चलती हुई ट्रेन में, तो भागते हैं फिर चढ़ते हैं, और जब उतरते भी हैं तभी भागते हैं ताकि आप कहीं गिरी ना जाए। वो यही हुआ कि आप फटाफट उस पर से चढ़ गए एकदम, और वो खत्म हो गया मामला। और चौधरी साहब, पाकिस्तान की तो मैं आपको क्या बताऊं कि हमारी जो एलीट है ना, उसको एहसास भी नहीं है कि कितने सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, ग्रेव प्रॉब्लम्स हैं। मैंने एक रिटायर्ड एम्बेसडर का इंटरव्यू किया, और वो कह रहे थे हमारे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया में ए लेवल में, ओ लेवल में रिकॉर्ड कायम करते हैं। मैंने कहा सर, वन स्वालो डज नॉट मेक अ समर। आप ओवरऑल सिचुएशन देखिए फॉर गॉड सेक। और वो जो है साउथ अफ्रीका में भी एम्बेसडर रहे, फिर कनाडा में भी एम्बेसडर रहे। तो जी, तो अच्छा सर, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा सर, पाकिस्तान के आपको ये पता है कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और जो स्कूल जाते भी हैं उनका ड्रॉप आउट रेट 42% है। 8th ग्रेड तक पहुंचते पहुंचते 42% जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और किसी को फिक्र नहीं है। इट इज नॉट एन इशू एट ऑल। हमारे मीडिया के लिए कोई इशू नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के लिए इशू नहीं है, हमारी अपोजिशन के लिए कोई इशू नहीं है। ये इट इज ऑल नॉर्मल। इसलिए कि ये जो बच्चे हैं ना, ये एलीट के बच्चे नहीं हैं, रूलिंग क्लास के बच्चे नहीं हैं, ये गरीब आवाम के बच्चे हैं, आम लोगों के बच्चे हैं। इसलिए नोबडी इज बॉदर्ड। वो चीजें सिर्फ सरफेस पे देखते हैं, और जो उनकी अपनी एक क्लास है उस क्लास तक महदूद है। उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। कि मैं एक छोटी सी मिसाल, आप अगर पाकिस्तान में चले जाएं इन द रूरल एरियाज, तो आपको शहर में कहीं 1,000 रुपए की वैल्यू 1 रुपए के बराबर नजर आएगी, और अगर आप रूरल में चले जाएंगे तो 1 रुपए की वैल्यू उनके लिए 1,000 रुपए के बराबर है। ये इतना फर्क है। अब ये तो मतलब दिस इज ए रियल फैक्ट। अब वो जो मर्जी कहते रहे, वो अपनी क्लास के मुताबिक जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट यही है। ये गुर्बत का भी यही हालत है, और तालीम का भी यही हालत है। ठीक है, मैट्रिक कर लिया, डिग्री ले ली, बीए कर लिया, एमए कर लिया, व्हाट अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन? आप क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? आप कहां फिट हो सकते हैं उसके बाद?
हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन लेके यहाँ की यूनिवर्सिटी से, इस वक्त मैं एक बच्चे की बर्सरी दे रहा हूँ एमबीए के लिए, एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी लाहौर की है, एंड इट कॉस्टिंग मी विद हॉस्टल 3 million रुपीज फॉर 2 years कोर्स। अब मुझे बता दीजिए कोई गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, कर सकता है एमबीए? ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीसेस हैं, और ये लम्स की फीस नहीं है, ये जो सेकंड टियर में आती है उसकी है। तो यहां तक तो पोजीशन है हमारी इसकी। और फिर ये बच्चे जब जाते हैं बाहर, तो ये फर्स्ट लाइन में नहीं होते बेचारे, इनको ऑफिस में फर्स्ट पोजीशन बड़ी मुश्किल से, कहीं कोई एक आध रेयर आपको मिलेगा हु इज रनिंग द शो या हु इज रनिंग द बिजनेस इंडिपेंडेंटली लाइक इंडियन। जी अच्छा सर, इंडिया में जो आपने ऑब्जर्वेशंस की उसके हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान भी आप आए थे रिसेंटली, तो क्या फर्क लगता है आपको प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से, जो गुर्बत है उसके हिसाब से, और जो बेगरी है पाकिस्तान में? द नंबर ऑफ पुअर पीपल एंड बेगर्स इज राइजिंग। तो इंडिया का मैं देख रहा था, और वो यूएन के फिगर्स हैं कि पिछले 16 साल में तकरीबन कोई 42.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला गया। तो पाकिस्तान में कितने लोगों को गुर्बत से निकाला गया है, पॉवर्टी से निकाला गया इस अरसे में? नहीं, पाकिस्तान में तो गुर्बत तो बड़ी है, निकाला नहीं गया है। ये तो डाउन ट्रेंड, हमारे यहाँ तो डाउन ट्रेंड है, वो तो नजर आ रहा है, फिगर से नजर आ रहा है, वैसे नजर आ रहा है। इंडिया के अंदर यस 100% ये फिगर बिल्कुल सही है। जो स्ट्रीट, यानी अगर आप स्ट्रीट बेगर की बात भी करेंगे तो फार डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अब देखा है, मैं 4.5 साल के बाद गया हूँ, दिल्ली इज हेल ऑफ ए डिफरेंस, बहुत फर्क आया। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द सिटीज के तमाम नए एयरपोर्ट्स हैं, सबसे मेट्रो छोटे छोटे शहरों में चला दिया उन्होंने, यानी 12-14 सिटीज में मेट्रो चल गई। तो उनकी वो तो देखिए ना, जब जहां 600 बिलियन के रिजर्व डेवलप हो जाएं ओवर ए पीरियड ऑफ 10-12 इयर्स, तो डेफिनेटली वो टिकल डाउन होगा कि वो पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है, कहां जा रहा है। तो उनके वो तो यानी फिगर्स बता रही हैं कि उनका वो प्रॉस्पर कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी की है, एक बड़ा इशू जो कहा जाता है वो कश्मीर का है। तो इससे हम कैसे निपटें? और आप कल मुझे बता रहे थे कि आपने मेरा इंटरव्यू देखा डॉक्टर आयशा जलाल के साथ, जो जिनके बारे में डॉक्टर मलिहा लोधी ने कहा, जो एम्बेसडर होती थी उस वक्त यूएन में, उन्होंने कहा था कि आयशा जलाल इज द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। तो आपकी क्या थॉट्स हैं उस इंटरव्यू के हवाले से और कश्मीर के हवाले से? देखिए, मैं उनकी पर्सनालिटी पे या उनके थॉट्स पे कमेंट्स तो इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो उस वक्त के मारूजी हालात थे 1935 इंडिया एक्ट के बाद, फिर जो इलेक्शन हुआ मुस्लिम लीग जिसमें 0 पे आ गई, उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, जो मारूजी हालात या अंग्रेजी में कह लीजिए ग्राउंड रियलिटी जो उस वक्त थी, विच लेड टू क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, विच लेड to develop a leader in the international scene or the front scene, Mr. Jinnah। दो चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल। अगर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर ना होती, समझ लीजिए कि वो सिचुएशन ना आती, तो इंडिया डिवाइड ना होता। ठीक, जो देखिए 1938 में ये 37 में इलेक्शन में हार जाते हैं, 38 के अंदर इनके कुछ कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, 39 में वॉर हो जाती है जिसमें इंडिया की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती। ऑन दी अदर हैंड क्विट इंडिया का नारा लगता है जिसको सपोर्ट मिलती है। उसके जवाब में मुस्लिम लीग ब्रिटिश कॉलोनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और फौज देती है, ठीक है, वहां तक तो ठीक था। फिर 40 का जो रेजोल्यूशन है उसमें कोई पाकिस्तान का जिक्र, इंडिपेंडेंट का जिक्र नहीं है। ऑटोनमस स्टेटस चाहिए उनको मेजॉरिटी सूबों में जहां मुस्लिम की मेजॉरिटी है, ठीक है सर, यही एग्जैक्टली यही वर्ड्स है। बात कहते हैं कि साहब वो एस ऐसे गलत लिखा गया और एस नहीं था और यूं था, और दुनिया जहान की बातें वहां तक। जहां वॉर के बाद जो तकसीम होती है बाज मफतुआ इलाकों की, जर्मनी की और दूसरे इलाकों की,
वहां जो आपस में जो पावर्स थी, या जो यूं कह लीजिए जो कौन सा ग्रुप, क्या अलाइड फोर्सेस जो थी उनकी आपस में, वहां जाके उनको ये महसूस होता है कि हमें कुछ जो है डिवीजन इंडिया की करनी पड़ेगी in order to protect our interest, in order to keep away the Soviet Union, which has became a superpower sitting next to India. एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि इंडिया की उस वक्त की पावर्टी की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी काफी नेक्स्ट टू कांग्रेस थी, और ये खतरा था वेस्टर्न पावर को कि अगर इंडिया को ऐसा छोड़ दिया गया तो हो सकता है कि कम्युनिज्म जो है वो एक आम की तरह नीचे गिर के उनकी झोली में आ जाएगा और सोवियत यूनियन एडवांस कर जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान ऑलरेडी उनका सैटेलाइट कंट्री बन चुका था। सारी एयरफोर्स उन्होंने ट्रेन की थी, ब्रिजेस रोड उन्होंने बनाए थे, रेलवेज उन्होंने बनाई थी, समझे साहब, फौज उन्होंने ट्रेन की थी, तो वो उनका एक सैटेलाइट। तो ये एक फिनोमिना था विच लेड टू क्रिएशन और विच लेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। मेरा अपना पॉइंट इसमें यही, और सारे हालात और वाकयात यही बताते, क्योंकि सन 44 तक पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं आता। आप अगर आप जी सीक्वेंस। अच्छा, हम थोड़ा सा शायद हट गए मौजू से। तो जी सॉरी। आयशा जलाल के जो है ना पर्सनालिटी पे आप भले ना कमेंट करें, लेकिन उनकी थॉट्स पे तो आप कर सकते हैं ना। थॉट्स तो इट्स एन ओपन डोमेन में है ना। तो आपको कैसा लगा उनकी जो पोजीशन है कश्मीर के हवाले से? मुझे खुद बहुत लगा कि वो बड़ी हार्ड लाइन ले रही हैं कि इतनी एक सीनियर एकेडमिक को बहुत केयरफुल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। उनकी लैंग्वेज काफी मुझे एक हार्ड लाइन लगी, एक बिलिजरेंट इवन लगी, और वो अमेरिका में रहती हैं जी और उन्होंने पीएचडी जो थी वो कैम्ब्रिज से की। तो ये शायद वजह है कि चूंकि कश्मीर की पॉलिसी से जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए पैदा होते हैं वो उनसे सफर नहीं करती, उनको भुगतने नहीं पड़ते। जी। तो उस वजह से शायद वो ये पोजीशन ले सकती हैं कि भाई लड़ जाओ मर जाओ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। देखिए चौधरी साहब, आपने इसमें दो सेगमेंट है जिसका मैं, पहला जो कुछ आपका इंटरव्यू उनके साथ मैंने सुना है, देखिए उन्होंने हर आदमी की असेसमेंट को, एवेल्युएशन को निगेट किया कि नहीं सर उनको क्या पता वो तो यूं है, उनको क्या पता वो तो यूं है। खासतौर पे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब जो माशाल्लाह उन्होंने बहुत रिसर्च की है, एंड आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। तो ये देखिए ना, अपना ओपिनियन आपका होगा, ये आप उस वक्त तो नहीं थी वहां, आपने भी हिस्ट्री पढ़ के ही असेसमेंट की है, ठीक है ना, उन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ के असेसमेंट की है, उनका ओपिनियन है। लेकिन देखिए कश्मीर के मामले में ये एक मेरा साफ ओपिनियन, और पहले भी मैं आपको कह चुका हूं, हमने इस केस को बुरी तरह तबाह और बर्बाद किया। हमने ऑपरेशन गुलमर्ग जो है वो 20 अगस्त, यानी एक तरफ तो आपका तरफ वहां ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारत हो रहा था बुरी तरह, और वहां से लोग भाग रहे थे, आ रहे थे, और उसका बैकग्राउंड भी शायद आपको पता ही है, मैं उसमें डिटेल नहीं जाना चाहते। दूसरी तरफ हम एक ऑपरेशन गुलमर्ग का प्लान कर रहे थे, और हम वहां से आदमी भेज रहे थे, और हमने मरी के अंदर डिपो कायम कर दिया था, और 12 सितंबर को नेहरू ने पैगाम भी भेजा इसके कश्मीर की प्लेबिसाइड के सिलसिले के, लेकिन हमने उसको भी इग्नोर किया। हमने उसको, उस पोजीशन को, कश्मीर की पोजीशन को अब खुद ही खराब किया, खुद ही खराब किया जंग करके। जंग से देखिए जो सिलसिला हुआ, जिस तरह के हमारे ट्राइबल्स वहां गए, उसके बाद राजा ने अप्रोच किया इंडिया को कि हमें हेल्प करो, हमारे साथ ये हो रहा है, 4 दिन तक लाइट नहीं है, पूरा एक ही स्टेशन था पावर स्टेशन, उसको जला दिया, तो सब रेप और ये और वो और लूट मार, ट्रक के ट्रक आ रहे हैं लुटे हुए, और उसकी सारी मतलब देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। तो कश्मीर को हमने खुद खराब किया, यानी इसमें घुस के, और अब कश्मीर का सिर्फ एक ही मसला हल है कि इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए 20 साल 25 साल के लिए, लेट द पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, लोग सॉफ्ट हो जाएं एक दूसरे से मिलने में, ट्रेड हो, आना जाना हो, भाईबंदी रिजॉल्व हो, फिर कश्मीर देखना, फिर हमें ये भी देखना कश्मीरी क्या चाहते हैं। असल चीज तो ये है, व्हाट कश्मीरी वांट्स, यहां का भी कश्मीरी और वहां का भी कश्मीरी, वो कश्मीरी जो पाकिस्तान में सेटल है, जो पाकिस्तानी हैं, अपने आप को पाकिस्तानी भी कहते हैं, कश्मीरी भी कहते हैं,
उनका ओपिनियन तो ये है कि वी वांट इंडिपेंडेंट कश्मीर। वो तो बड़े अपने आप को बड़े क्लियर वर्ड्स में कहते हैं। ठीक, मैं कश्मीर गया था 2011 में। एक कश्मीर में एक वो लगा था, क्या नाम है, एक नुमाइश लगी थी पूरी तमाम प्रोडक्ट्स की। तो 4 दिन मैं ठहरा था वहां, ये 2011 की बात है। और हमें ठहराया गया था, राजा साहब के जो महल था उसको होटल बना दिया गया था। तो वहां हमें 4 दिन हम ठहरे थे। तो हम जब जाते थे 4 दिन तक एक्सपो देखने जाते थे, तो हम उनसे ये कहते थे कि यार तुम्हारा स्टॉक कहाँ है या कहाँ बना, तो वो अपने कह रहे हैं हमारे घर। तो मैं पर्पजली उनके घरों में जाता था। ठीक, ठीक, और जस्ट टू एवेल्युएट कि उनकी फीलिंग्स क्या है, what their feelings are. Let me be honest, they don't want to align with Pakistan. मैं ये हल्फिया कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट दे, वो इंडिपेंडेंट की तरफ जाते हैं। दूसरा ये कि जो एजुकेटेड क्लास है, जो बच्चे वेल एजुकेटेड है, अच्छी क्लास के, उनका भी ओपिनियन यही है कि अगर हमें है तो आज़ादी है। जो बिजनेस कम्युनिटी थी जिनसे हमारा कॉन्टेक्ट रहा ड्यूरिंग द डे, बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटी, वो तो पाकिस्तान के बारे में बड़े एडवर्स इंप्रेशन रखते थे। खासतौर पे जो सिलसिला हुआ 1989 से 1999 तक का जो सिलसिला था बिफोर दी 9/11, जिसके अंदर के बहुत ज्यादा किस्म की मिलिटेंसी हुई और घरों में घुस जाना और रात को घरों में आ जाना और उन लोगों को जो है बनाना, हॉस्टल बनाना, उनसे बेचारी औरतों से खाने बनवाना, फिर उसके बाद पीछे मालूम हुआ कि फौज आ रही है, फिर वो वहां से भाग रहे हैं, फिर वो बेचारे जो अंदर रह रहे हैं उनके साथ। तो ये सिचुएशन सारी उन्होंने उस वक्त मुझे बताई। तो ये कश्मीर के बारे में तो अब मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 4 जंग लड़ने के बाद हम जो खोखले हो गए हैं, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बैंकरप्ट की उर्दू में यही है, खोखले हो गए हैं जो हम। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें सोच लेना चाहिए कि यार नहीं, इनफ इज इनफ। अब हमें उस तरफ ही जाना चाहिए कि भाई ठीक है, इसको अभी एक तरफ रखें, लेट्स हैव, क्योंकि ना हम यहां से उठ के कहीं जा सकते, ना कोई पाकिस्तानी वहां से उठ के जा, ना इंडियन वहां से जा सकते। इंडिया हैज गॉन फार अहेड फ्रॉम अस 10 टाइम्स 12 टाइम्स, यानी आप वो काउंटिंग नहीं भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज की काउंटिंग नहीं की जा सकती। तो वो आपसे बहुत आगे जा चुके हैं, और आपको अगर कोई नॉलेज गेन करना है, एक्वायर करना है, तो उनके साथ ही रहना होगा। साथ रहने से मुराद ये नहीं कि आप बॉर्डर खत्म कर दें। साथ रहने मतलब ये है कि आप बॉर्डर खोलें, रिलेशनशिप बनाएं, कांटेक्ट रखें, कांटेक्ट पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, तो फिर कहीं जाके हालात बेहतर होंगे। वरना अभी मैंने बॉर्डर क्रॉस किया वाघा से, यार पूरे दिन के अंदर 1.8 बिलियन की पॉपुलेशन में 50 आदमी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है पूरे दिन में। इज दैट, दुनिया में कहीं सुना है आपने ये? किसी मुल्क, किसी 2 हमसायों में कहीं आपने सुना है कि सिर्फ 50-60 आदमी जो है वो आए जाएं एक दिन में? अंदाजा करें आप इस चीज को। हमारे इस वक्त जो अमेरिका में एम्बेसडर हैं सरदार मसूद खान, जी तो जी वो पहले एजेके के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने एक जी दफा कहा था कि हम 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पे कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन चाहते हैं, और 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद इस्लाम है। तो सर यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर आप 2 नेशन थ्योरी की बेसिस पे कश्मीर का रेजोल्यूशन चाहते हैं, और मुसलमान जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो इंडिया के साथ इसलिए नहीं रह सकते कि जी वो मुसलमान हैं, तो फिर इंडिया में जो कहा जाता है कि 20 करोड़ या 22 करोड़ मुसलमान हैं, वो फिर किस हैसियत से इंडिया में रहेंगे? क्या 2 नेशन थ्योरी पे उन पे अप्लाई नहीं होती, सिर्फ कश्मीरियों पे अप्लाई होती है? सर, मैं तो 2 नेशन थ्योरी को तो बिल्कुल भी नहीं मानता। मैंने तो पहले भी शायद आपके अपने इसमें कहा था कि 2 कंट्रीज 1 नेशन, मेरा लफ्ज ये था, आपको अगर याद हो। तो मैं तो उसको, यानी मुझे किसी भी लॉजिक से ये 2 नेशन थ्योरी समझ में नहीं आती कि किस बुनियाद पे ये 2 नेशन होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आप जहाज में जा रहे हैं, एक तरफ हिंदू बैठा हुआ है आपको इंडिया का, आप बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ एक अरबी मुसलमान बैठा हुआ है जो कि यूएई से ताल्लुक रखता है। आप मुझे बता दीजिए आप किसके साथ कंफर्टेबल होंगे? बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए, आप बता जी दीजिए, जी जिससे आपका कम्युनिकेशन होगा। नसीम साहब, ये मैं आपको बताऊं कि एक दफा मैं अपने कुलीग के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो हमारे से थोड़ी दूर एक चाइनीज लोग जो थे, जी 3-4 लोग चाइनीज खाना खा रहे थे, तो उसने यही इंटरेस्टिंग बात की कि उसने कहा कि अगर ये चाइनीज के बजाय इंडियन होते
तो हो सकता है हम उनके पास जाते हैं और उनको ऑफर करते हैं कि भाई बी आवर गेस्ट्स एंड सो ऑन एंड ऑन। इसलिए कि अगरचे हमारी स्टेट जो है बहुत प्रमोट करती है पाक चाइना फ्रेंडशिप को, लेकिन हमारे कल्चरल और लिंग्विस्टिक कोई टाइज नहीं है उनके साथ, और ये हम बात नहीं समझने के लिए तैयार। हमारे एम्बेसडर जो है ना, कोरिया में एक एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि जी वी हैव सो मच इन कॉमन विद साउथ कोरिया। भाई सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्या पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर जो इंडिया में हो वो ये कह सकता है कि वी हैव सो मच इन कॉमन विद इंडिया? अगले दिन ही उसको रिकॉल कर लिया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ सच बोलने पे भी तो पाबंदी है ना। यही तो है, बस उनको यही पढ़ाया गया ना कि भाई आपको यही कुछ बोलना है, बस ये इंडिया का जिक्र नहीं करना। जी। मैं जी एक दफा, मेरा भाई एक दफा मुझे एक यूरोलॉजिस्ट के पास ले गया वहां इस्लामाबाद में। ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर। तो मेरे पास एक लेटर था यहाँ के साउथ अफ्रीका के नेफ्रोलॉजिस्ट का, जिसमें लिखा था कि भाई, उसमें ये लिखा था क्योंकि अब आप इंडिया जा रहे हैं और आप वापस आएंगे तो फिर आके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। तो वो लेटर मैंने उनके सामने, मेरे भाई ने कहा कि आपको ये लेटर उसको दिखाना नहीं चाहिए था कि आप इंडिया जाएं। तो मतलब ये कि ये हमारी वैसे फीलिंग है कि हम नाम भी सुनना नहीं चाहते। तो देखिए, इस वक्त पोजीशन जो है, इस वक्त एज ऑन टुडे, इंडिया डोंट नीड यू। उनको जरूरत नहीं है आपकी, इंडिया को आपकी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो आपको जरूरत है हर लिहाज से। ट्रेड आप खोलेंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। समझे साहब, आप अभी भी ट्रेड कर रहे हैं लेकिन आप वाया दुबई कर रहे हैं, उसके कितनी लिमिटेशन है, उसके कॉस्ट फैक्टर कितने वो है, लेकिन हर चीज की तो आपको बेनिफिट होगा हर लिहाज से। एजुकेशन का अगर होगा आपको बेनिफिट होगा, अगर वो यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको बेनिफिट होगा। कोई भी मुल्क आपके पास यहां इन्वेस्टमेंट करने के तैयार नहीं है। दे ओनली इंटरेस्टेड हाउ टू स्पेंड मनी। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। टेलीकॉम यूएई ने खरीदा था, आज तक पेमेंट नहीं की है, पता आपको? मालूम है? यू नो दैट? हाँ, कुछ पेमेंट शायद अभी भी ड्यू है जी। कुछ नहीं है, काफी कुछ है। हम्म। जरा मालूम कर लीजिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके जो पुराने साथी हैं, पुराने भाई हैं जो आपके, वो अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टेंजिबल इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनके इमोशनल सेट वो है। वो यहाँ अपने अपने पुरखों के जमीनें देखने आते हैं, अपने पुरखों के घर देखने आते हैं कि मेरे दादा यहाँ रहते थे, मेरे परदादा यहाँ रहते थे, मेरा फलाना था। तो उनके इमोशनल अटैचमेंट है। अगर ऐसा चीजें खुल जाएंगी तो आप देखिएगा कि इन्वेस्टमेंट इंडिया से आएगी और वो टेंजिबल इन्वेस्टमेंट होगी। अभी भी इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे राइस मिल जो है वो उन्होंने लीज पे लिए हुए हैं। टेक्सटाइल में प्रोडक्ट यहां से बनवाते हैं, इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी यूके में बैठी है, अमेरिका में बैठी है, वो पाकिस्तान से बनवाती है। अभी भी इन डायरेक्ट ट्रेड है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का मत आएगा तो डेफिनेटली वहां से इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी। मेरा अपना असेसमेंट ये है। एक साहब ने मुझसे सवाल किया, जब ये बात इंडिया के ताल्लुकात की हुई, मेरे अपनी फैमिली के अंदर थे डॉक्टर साहब, तो क्या उन्होंने सवाल किया, क्या आप ये चाहते हैं कि ये सरहद जो है वो खत्म हो जाए? मैंने कहा वो मैं नहीं चाहता, वो तो लोग चाहेंगे। आज अगर आप रास्ता खोलेंगे, अगर आज से 50 साल बाद लोग चाहेंगे कि ये बॉर्डर ही खत्म हो जाए, तो ये मैं नहीं चाहता। लोगों को फैसला करना है जो यहाँ रहेंगे आगे, उन्होंने देखना उनके बेनिफिट में क्या है। आज यूरोप के अंदर देख लीजिए कितने लोग मरे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, मालूम है ना आपको? क्या कुछ आप जरा पुरानी तस्वीरें देखें जर्मनी की, दूसरों की। आज जो है जनाब, आप कार लेके जहां मर्जी चले जाए, है जी। तो चौधरी साहब, ये असल में जो हमारे कुछ लोगों को, जो जो आप रूलिंग एलीट कह लें उसको, उनको ये खतरा है कि अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ ना, तो फिर कहीं लोग यही कहना शुरू ना कर दें कि ये पार्टीशन की जरूरत क्या थी। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जब एक दफा एक मुल्क बन जाता है ना, तो फिर उसका वो अपना जवाब खुद बन जाता है। आपको 24/7 उसका उसका जस्टिफिकेशन, उसकी जवाब की वजह बताने की जरूरत नहीं होती। यू शुड लुक टू द फ्यूचर। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे रूलिंग एलीट ने ये फैसला किया कि इस नफरत के बगैर ये मुल्क कायम नहीं रह सकता। तो हमें हिंदू की नफरत जो है वो चाहिए है, और लोगों को सोलिडिफाई करने के लिए। वो किसी ने बिस्मार्क का कोटेशन सुन लिया होगा ना कि भाई, इन ऑर्डर टू कीप योर पीपल यूनाइटेड यू नीड एन एनिमी।
और भाई वो पुरानी बातें हैं, वो जर्मनी उससे बहुत आगे निकल गया है, हम अभी तक उसी में फंसे हुए हैं। और हमें यही खतरा है कि जी ये इंडिया वाले जो है ना अखंड भारत चाहते हैं। पिछले दिनों मेरा किसी ने लिखा भी फेसबुक पे, तो मैंने उनको ये जवाब दिया, मैंने कहा जनाब नरेंद्र मोदी जो हैं उनका एक इंटरव्यू किया था 2012 में, 2012 में एक मुसलमान जर्नलिस्ट हैं शाहिद सिद्दीकी, उनका मैंने भी इंटरव्यू किया अपने चैनल के लिए। तो उन्होंने एक क्वेश्चन यही किया था नरेंद्र मोदी जी से कि अखंड भारत के बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं चाहता अखंड भारत, इसलिए कि अगर अखंड भारत हुआ तो इंडिया विल बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री आफ्टर सम टाइम। जी बिल्कुल, अभी ठीक है जी। जी जी, तो इसी तरह की बात जो है नेहरू ने, पंडित जी नेहरू ने 1948 में ही वेंट टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पे उनका जी कॉन्वोकेशन था, जी और जी उन्होंने यही कहा कि भाई अगर हमने ये जो कहा जा रहा है ना जी कि हम पाकिस्तान को जबरदस्ती अपने साथ मर्ज करना चाहते हैं, उन्होंने कहा अगर मुझे पाकिस्तान ये ऑफर भी करे तो मैं शुक्रिया के साथ इसे मुस्तरद कर दूंगा, आई विल से थैंक्स बट नो थैंक्स, इसलिए कि मेरी प्लेट जो है ना काफी फुल है और मेरे पास अपने ही प्रॉब्लम बहुत है। सही। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ये प्रोपेगेंडा आपको सुनने को मिलता है। हर वो बंदा जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता, उसका आर्ग्यूमेंट यही होता है कि जी इंडिया डज नॉट वांट गुड रिलेशंस, इंडिया वांट्स अखंड भारत। तो इसको कैसे अब काउंटर किया जाए? सर काउंटर आप नहीं करते, लेकिन जो चीज आपने अभी बताई कि दुश्मनी, दुश्मनी एट व्हाट कॉस्ट, कब तक, कहां से, हु विल फंड दैट डैमेजेस, हु विल फंड दैट कॉस्ट, ये कब तक खेल चलेगा, कहां से चलेगा, कौन इसको फंड करेगा? देखिए ना, सवाल जो होते हैं कि कोई चीज देयर इज नथिंग परमानेंट। आपने दुश्मनी कर ली, आपने दुश्मनी करके देख ली 75 साल, आप कहां पहुंचे हुए हैं इस वक्त वो आपको मालूम, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अगर आप आगे भी चलना चाहते हैं इस तरीके से, तो फिर यही है कि आप मतलब किसी स्टेज पे किसी वक्त भी, नॉट वेरी फार, ऐसे गिरेंगे उठ भी नहीं सकेंगे। ठीक, मैं ये बड़ा क्लियर अल्फाजों में बता रहा हूं। देखिए हर चीज की प्राइस देनी पड़ती है। आपने दुश्मनी करके और ये अशारफिया क्या जो है एक शॉर्टकट बेनिफिट्स के लिए या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए चंद लोगों के लिए ये कर रहे हैं आप, लेकिन इसके फॉल आउट जो है, इसके नुकसान जो है, इसके डैमेजेस जो है इस दुश्मनी के, वो कब तक बियर करेंगे और कहां से करेंगे? कौम में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। देखिए प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब आज आप करेंगे हम एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, कहां से कर लेंगे? क्या है आपके पास देने को? मुझे बता दे, क्या चीज है, कौन सी ऐसी एक्सपर्टीज है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, आपके पास, और आप एक्सपोर्ट जो है वो 30 से 60 कर देंगे, 60 से 100 कर देंगे? हमें भी पता लगे ना, हम भी सुनना चाहते हैं किसी से कि क्या वो कौन सा ऐसा मैजिक है जिससे कि आप इतने बुझे। तो आप डैमेज एवरी डे आप जो है वो नुकसान उठा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। रियलिटी देखे ना, आप अगर इसी खौफ में हैं कि दुश्मनी से हमारी एग्जिस्टेंस कायम रहेगी, यही सोच है ना, कुछ चंद, इससे देखिए इस नेगेटिव अप्रोच से कोई चीज कायम नहीं रह सकती। या तो फिर आप वही नॉर्थ कोरिया बन जाए, ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया बन जाए, लोगों को गुलाम बना दें, उनको एक वक्त की रोटी भी ना मिले और बिल्कुल उनको पता ही ना हो कि दुनिया में हो क्या रहा है और हम कहाँ हैं, तो ठीक है। या तो ये लाइन ले लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लाइन लेनी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको दुनिया में अपना अपना आइडेंटिफिकेशन रखनी है, तो फ्री विल देनी पड़ेगी, आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी, फ्रीडम सोच रखनी पड़ेगी, फ्री विल होनी चाहिए। और ये सब चीजें होंगी तो आपके ताल्लुकात इंडिया से बेहतर होंगे, लोग पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, कश्मीर अपने आप हल होगा। देखिए कश्मीर फिर कश्मीर अपन जब आप साथ मिल जाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, क्योंकि ये रातों रात नहीं होना। आज आप शुरू करेंगे, ये मत सोचिए कि शाम तक जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और यूं भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। इट विल टेक 20 ईयर्स एटलीस्ट। आज आप शुरू करेंगे अपने हालात को ठीक करना, लेकिन शुरू तो करें, कहीं से तो स्टार्ट लें सर। जी, वो किसी ने कहा था ना चौधरी साहब, किसी ने कहा था ना कि इट इज इजियर फॉर फ्रेंड्स टू रिजॉल्व इश्यूज देन फॉर एनिमीज। इसलिए कि जब आप एक इम्प्लेकेबल एनिमी के तौर पे सामने आते हैं तो एक इंच की भी आप रायत नहीं दे सकते दूसरे मुल्क को, तो इसलिए कि अवाम उसको पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए बांग्लादेश का और इंडिया का बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ 2015 का, तो उसमें अच्छी खासी कंसेशंस इंडिया ने दी,
लेकिन जी इंडिया में कोई रिएक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ। बिल्कुल लेकिन अगर वो उससे आधी रियायत भी पाकिस्तान को दें तो वहां पे अच्छा खासा रिएक्शन हो जाएगा, जी इसलिए कि एनिमी इमेज बना हुआ है। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल और हम सर काफी अरसे से सुनते आ रहे हैं जी, हम जो है ना मूव कर रहे हैं फ्रॉम जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। जी लेकिन वो कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। ईटिंग लेकिन हमें बिल्कुल उसका कोई सबूत नहीं मिलता कि कोई चेंज आई है, कोई तब्दीली हमने देखी हो। वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। ट्रू वेरी ट्रू और सर मैं जॉन एलिया के एक शेर से इख्तिताम करना चाहूंगा। जी मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक टाइम। यू बहुत बहुत शुक्रिया